हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल को हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। तो फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, ध्यान रखना है। कई बार एक कार्बोलिक एसिड भी कहता है, मीन्स फिनॉल। फिजिकल स्टेट क्या होती है? क्रिस्टलाइन होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। डिलिक्विसेंट होता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को फ्रॉम एयर और उसी में फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डिजॉल्व होकर। तो इस तरीके से डिलिक्विसेंट सॉलिड है। और नेक्स्ट है, इट अटेन्स पिंक कलर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। जैसे हम इसे लाइट और एयर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनॉल का, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग दोनों के सेम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल का ज़्यादा होता है। क्यों? रीज़न एक है, देखो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ तो क्या होगा? एक फिनॉल का मॉलिक्यूल और दूसरे फिनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इसको तोड़ने के लिए क्या होता है? ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। होता क्या है कि जो अगर हम एल्केन लेते हैं या हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो हाइड्रोकार्बन में कौन सा फोर्स लगेगा? जैसे मैंने कहा C6H14, तो इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? एक हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन के बीच में लगता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स। वीक वैन डर वाल्स फोर्स लगता है। और वीक वैन डर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन सबसे वीक फोर्स होता है वैन डर वाल्स फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक वैन डर वाल्स फोर्स होता है, उसका टाइप होता है, लेकिन ये इनमें से स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अगर एक फिनॉल है, फिनॉल आपने बनाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है उस एटम से कंबाइंड होता है जिसका साइज छोटा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और ये केवल हमारे पास 3 ही हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है फ्लोरीन और तीसरा है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एक मॉलिक्यूल फिनॉल का ये हो गया, दूसरा फिनॉल का ये हो गया। जो डॉट लाइन से हम दिखाते हैं, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। अब जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनॉल का, वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे हम उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। रीज़न क्या है? सेम है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा। जैसे जैसे हमने मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे क्या होगा? देखो, अगर हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाया तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? वीक वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है। जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है वो एरिया पे डिपेंड करता है और यहाँ पे जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है, वैन डर वाल्स फोर्स वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाएगा। और वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा फोर्स लगेगा उसे तोड़ने के लिए, यानी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी यानी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जैसे जैसे करके हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते हैं या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा। इसीलिए देखो, जो फिनॉल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 182। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लग गया यानी थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया तो 202। इसमें नाइट्रो ग्रुप लग गया तो और ज़्यादा बढ़ गया इसका एरिया, तो 270। तो इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है फिनॉल की, फिनॉलिक स्मेल होती है, ऑर्डर होता है या एक करेक्टरिस्टिक्स कार्बोलिक स्मेल होती है। हर एक का अपना अपना एक स्मेल का एक करेक्टरिस्टिक्स स्मेल होती है हर एक की। तो फिनॉल की भी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ऑर्डर होता है, उससे हम कहते हैं फिनॉलिक। तो फिनॉलिक ऑर्डर ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है फिनॉल। सॉलिबिलिटी देखो, जनरली ये कम सॉल्युबल होता है, लेकिन सॉल्युबल होता है वाटर में, कम होता है बल्कि। रीज़न क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
देखो ये फिनॉल है और ये वाटर, तो वाटर और फिनॉल के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा है जो डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक फिनॉल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ये वाटर फिर फिनॉल फिर वाटर फिर फिनॉल, तो इस तरीके से इसके बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इस वजह से ये वाटर में सॉल्युबल होता है, जनरली नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है आपके पास कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्यों? पैरा वाला ज़्यादा क्यों होता है ऑर्थो से? तो इसका रीज़न क्या है, देखो इसका रीज़न क्या होता है कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है, देखो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखो इसके अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो ये वाटर से कनेक्ट नहीं हो पाता, यानी वाटर से इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वाटर से जो इसका इंट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें अपने आपस में बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, जो फिनॉल का वाटर के साथ इंट्रैक्शन है, फिनॉल वाटर इंट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, इंट्रैक्शन कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और लेस हो जाएगा इसका मतलब ये लेस सॉल्युबल होगा वाटर में। दूसरी तरफ से देखो जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा, अब इसमें क्या होता है, इसको यहाँ पे मैंने डिटेल से यहाँ दिखाया हुआ, देखो ये आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा मतलब ये पैरा पोजीशन में लगा हुआ है। अब इसमें इंटरमोलिकुलर देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें देखो इंटरमोलिकुलर कैसे, एक नाइट्रोफिनॉल ये हो गया और फिर ये वाटर हो गया, तो इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पैरा में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से क्या होता है, जो फिनॉल और वाटर का इंट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो फिर ये फिनॉल आ गया, फिर इसके बाद यहाँ से वाटर से कनेक्ट हो जाएगा, फिर फिनॉल फिर वाटर। तो जो वाटर और फिनॉल का इंट्रैक्शन है, इसमें जो फिनॉल का और वाटर का इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। इंट्रैक्शन क्या है, इसमें ज़्यादा है। तो इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा। तो ये रीज़न है इसका कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो किसके बेस पे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ऑर्थो में कम होगी और पैरा में ज़्यादा होगी। और इसका लास्ट पॉइंट आता है नेचर का, जैसे कोरोसिव एक्शन होता है, कोरोसिव मतलब डैमेज कर सकता है, हाथ में लगेगा, स्किन में लगेगा तो उसे बर्न कर सकता है। तो स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन होता है, इसलिए आप बच के रहो थोड़ा फिनॉल से, डेंजरस होगा, हाथ और पैर में नहीं गिरना चाहिए। कोरोसिव होगा, स्किन को जला सकता है आपकी। पॉइजनस मैंने अभी कहा था, टॉक्सिक या पॉइजनस होता है नेचर में, एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक या इसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। ये एंटीसेप्टिक में बहुत कम होता है, जैसे डिटॉल वगैरह में डालते हैं। डिसइंफेक्टेंट जो आप लोग फर्श वगैरह साफ करते हो, अपने घरों को साफ करते हो, तो उसमें भी फिनॉल यूज़ होता है जनरली, इसमें अमाउंट ज़्यादा होता है, तो उसे कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे किल करने के काम आता है। दोनों जगह सेम है, एंटीसेप्टिक में जब हम बॉडी में अप्लाई करते हैं उससे, और डिसइंफेक्टेंट मतलब जब हम फ्लोर वगैरह में उससे सप्लाई करते हैं। अगर अपने फ्लोर को साफ करना होगा तो उसमें हम जो यूज़ करते हैं उसमें हम फिनॉल को यूज़ कर सकते हैं, यानी वो डिसइंफेक्टेंट का काम कर सकता है। और जनरली क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। तो ज़्यादा सॉल्युबल ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है क्योंकि फिनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन वाटर में भी सॉल्युबल होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो कई बार इसमें क्वेश्चन आता है कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो फिनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होगा ही होगा, वो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा ही होगा। लेकिन ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है, क्यों? ये वाटर में भी सॉल्युबल होगा, वाई? तो रीज़न क्या है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का एक जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है। इसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे हम, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। 1-2 टेस्ट हैं इसमें जो फिनॉल के बेस पे होते हैं। तो जो थर्ड लेक्चर है, दिस इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। थैंक यू।